Now we are going to start with section C. Okay, so the question number first of section C, question number 26 is, we are given with this 26, we have to find the integration of this 10x plus अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स, राइट। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 10x ओवर 1 ओवर रूट ऑफ 10x dx, राइट। अब तुम इसको ऐसे लिख दो, 10x प्लस 1 रूट ऑफ 10x dx, राइट। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि लेट y बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 10x, राइट। सो मेरा जो dy होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रूट ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर को भी तुम 10x के फॉर्म में लिख दो, तो डे हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स ओवर 2 इंटू रूट ऑफ 10x dx, ठीक है। अब हमारा जो y था वो रूट 10x है, तो 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस y की पावर 4 ओवर 2y dx इज इक्वल्स टू dy, राइट। तो जो मेरा dx है वो हो जाएगा मेरा 2y dy ओवर 1 प्लस y की पावर 4, है ना। अब इस वाले पार्ट को तुम ऊपर रख दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको लिखोगे ऐसे, 10x को तुम लिखो y, राइट। 10x को लिखो y प्लस 1 ओवर y स्क्वायर, राइट। dx को लिख दोगे 2y ओवर 1 प्लस y की पावर 4 dy, है ना। अब जैसे कि तुमको दिख रहा है ये y से y कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आया कि 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस y की पावर 4 dy, राइट। तो एक्चुअली में क्या है कि अब यहाँ से ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से द क्वेश्चन स्टार्ट्स, ये वाला थोड़ा रहेगा, जब तुमको प्रैक्टिस करोगे तब जाके तुम्हारे को पता रहेगा कैसे कि ओके व्हाट कुड हैव बीन डन, राइट। तो यहाँ पे सपोज करो मैं वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, राइट, और इसको मैं लिख दूँ ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मुझे पता है y माइनस 1 ओवर वाई, इसका जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा y के रेस्पेक्ट में, तो मेरा आएगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को सम हाउ यहाँ पे y माइनस 1 अपॉन वाई के कुछ टर्म्स लाने पड़ेंगे, है ना। तो उसको लाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, वो भी देखा जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या करें, जैसे कि सपोज करो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसको यदि मैं ऐसे लिख दूँ, y माइनस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 डी वाई, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या। जैसे कि अब मुझे पता है कि y माइनस 1 ओवर वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो मुझे ये था ऑलरेडी, तो मैं इसको वहाँ पे ले आया, तो मैंने इसको y माइनस 1 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड दिया है इस मैंने माइनस 2 को, तो प्लस 2 हो गया। तो उसको फिर मैंने y माइनस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं कैसे लिखा, करेक्ट है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब क्या करना है, जैसे कि सपोज करो इसमें, सपोज करो यहाँ पे लेट कर लो, लेट एल्फा बी इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई, डी एल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब इसी कारण के लिए हमने उसको ऐसे लिखा था, ठीक है, यही लाने के लिए इस ये हमारे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 टाइम्स डी एल्फा ओवर एल्फा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब ये तुम्हारे को टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन बनता हुआ दिख रहेगा, इसको तुम कैसे लिख जाओगे, इसको तुम कैसे लिख पाओगे, इसको लिखोगे 2 इंटू, यहाँ से तुम 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकालो, इसको लिख दो डी एल्फा ओवर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1,
करेक्ट है। अब अल्फा बाय रूट टू को तुम कुछ मानोगे, उसके बाद आगे तुम कुछ सॉल्व करोगे, है ना। तो अब क्या करना है, जैसे कि सपोज करो, जैसे कि इंटीग्रेशन, इसको मैं डी बीटा, राइट। अब जैसे कि सपोज करो बीटा मैं मान लेता हूँ अल्फा ओवर रूट टू, है ना। तो जो मेरा डी बीटा है वो मेरा डी अल्फा ओवर रूट टू हो जाएगा। तो जो मेरा डी अल्फा है वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा रूट टू टाइम्स डी बीटा के। अब इसको वहाँ पे रख दो, रूट टू टाइम्स बीटा स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो ये तुम्हारे को इंटीग्रेशन किसका बनता हो जाएगा, टेन इनवर्स बीटा प्लस सी, यहाँ पे रूट टू आएगा, करेक्ट है। बस अब कुछ नहीं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ से। अब हमारे को बस कुछ नहीं, बस इसको ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेते हुए जाना है, ठीक है। तो टेन इनवर्स बीटा की जगह मैं अल्फा बाय रूट टू रखूँगा, और अल्फा की जगह मैं क्या लिखूँगा, वाई माइनस वन अपॉन वाई, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूँ वाई माइनस वन अपॉन वाई ओवर रूट टू। यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप किया है, लेकिन मैंने बोल दिया है कि मैं कैसे रख रहा हूँ, करेक्ट है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। अब y मैंने माना था रूट टेन एक्स, है ना। तो रूट टेन एक्स, अब y अगर मेरा रूट टेन एक्स है, तो मेरा जो वन अपॉन वाई है वो क्या हो जाएगा, रूट कॉट एक्स, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख दो कि रूट टेन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स ओवर टू प्लस सी, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। तो एक बार ये वाला जो क्वेश्चन था दैट वाज आई गेस लिटिल बिट ऑन द टफर साइड, ठीक है। मेन जो मेरे को लगा पार्ट वो था ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना, ठीक है। ये वाले इंटीग्रेशन से तुम इस पे आओ, फिर यहाँ से यहाँ आओ, बस ये जो दो तीन स्टेप थे इसके अंदर, बस वहाँ से ही क्वेश्चन बस पूरा हो रहा है। बाकी उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जा रहा था हमारा, उसके बाद उस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अब ये करेगा जैसे कि यार ये कैसे लाया जाए, ये कैसे पता पड़ेगा कि ऐसे करना है, यार वो प्रैक्टिस से रहेगा, ठीक है ना। उसके लिए तुम्हारे को जितने प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम्हारा माइंड ओपन होगा उस चीज़ को, जितना तुम सोच पाओगे क्वेश्चन को लेके, उतना बेटर रहेगा, ठीक है। वहीं से तुम्हारे को ये वाले आइडियाज़ आएंगे, करेक्ट है, राइट। ओके, नाउ ठीक है। अब जैसे कि मान लो सेक्शन नंबर, अभी मैं क्या करूं, जैसे कि मान लो अब मैं सेकंड क्वेश्चन आएगा, तो अब सेकंड पार्ट है ये, सेकंड पार्ट है ये। अब मुझे बोला हुआ है टू एक्स माइनस फाइव ओवर टू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब e की पावर टू एक्स, है ना। ये वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे कि सपोज करो, अब हम इस वाले यूजुअल वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर बनाने का ट्राई करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, e की पावर माइनस टू है, ए टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू ओवर टू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब e टू द पावर टू एक्स, इंटीग्रेशन में डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको तुम दो पार्ट में डिवाइड कर लो, e टू द पावर टू एक्स ओवर टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टू एक्स ओवर टू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब डी एक्स, ठीक है। इसको तुम मान लो आई वन है, इसको तुम मान लो आई टू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट से हम आई वन के अंदर बाय पार्ट्स लगाना चाहेंगे। तो आई वन के अंदर जब तुम बाय पार्ट्स लगाओगे, तो मैं पहले इसको इंटीग्रेट करूँगा, सॉरी पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है। तो अब जैसे कि जब तुम ई टू टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसको तुम डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो कैसे करोगे, माइनस टू ओवर टू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से टू एक्स माइनस थ्री को जब डिफ्रेंशिएट करोगे टू के साथ, सॉरी एक्स के साथ, और ई टू द पावर टू एक्स, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर। अब यहाँ पे ई टू दी पावर टू एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ई टू दी पावर टू एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पे टू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब डी एक्स, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट, इस वाले स्टेप को दोबारा से मैंने आई वन के अंदर बाय पार्ट्स लगाया है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब
और -2 और 2x-3 को वापस से तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा। और फिर यहाँ पे जब हमारा नेगेटिव साइन आता है, राइट, तो वो यहाँ पे भी नेगेटिव है, और वहाँ पे एक और अपन जब उसमें लिखते हैं बाय पार्ट्स लगाते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव आता है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव। और ये 4, 2 × 2 4 e⁻²x का हमको इंटीग्रेशन करना था। तो e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻²x/2 है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहते हैं, राइट। और ये आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे कि -4 × e⁻²x/2x-3 का होल क्यूब प्लस 2 × e⁻²x/2x-3 का होल क्यूब dx, राइट। अब जैसे कि ये I2 है ना, ये हमको दिख रहा है कि ये I2 है। अब I2 को तुम इधर ले आओ, तो I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू -4 × 2x/2x-3 का होल क्यूब प्लस सम्स कांस्टेंट, राइट। तो अब जैसे कि हमें I1 माइनस I2 ही चाहिए था, वो हमारे पास यहाँ से आ गया है, राइट। राइट, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगेन अ गुड क्वेश्चन, राइट। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। इसमें हमें देखना था कैसे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को जब हमारे पास ये हो। इसका भी शायद से तुम्हारे पास आई गेस वो रहता है, स्टैंडर्ड जो चीज़ें होती हैं, मतलब शायद से फॉर्मूले वगैरह गिवन होते हैं, आई गेस, है ना। तो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27, राइट। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसको चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे तुम पढ़ लो, यहीं से पढ़ लो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, वी आर गिवन, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos x 1 प्लस cos x प्लस sin x dx, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे गिवन है ये, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे क्या करो, cos x को उस वाले इसके डबल वाले हाफ एंगल फॉर्मूले में लिख दो, x² 2 माइनस sin² x/2, ठीक है। अब 1 प्लस साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको 1 प्लस साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, प्लस अब जो cos x है, cos x के अंदर वापस से तुम डबल एंगल फॉर्मूला लगा दो, राइट। cos x के अंदर तुम वापस से डबल एंगल फॉर्मूला लगा दो, इसके उसको तुम लिख दो एक cos² x/2 माइनस sin² x/2 लिख दो, करेक्ट है। अब जैसे कि अगर तुम्हारे को पता, अगर जैसे कि तुम्हारे लो अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ यहाँ पे, अगर मैं रफ वर्क करने जाऊँ, जैसे कि मैंने बोला कि मैं 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स को मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो 1 को मैं लिख दूँ cos² x/2 प्लस sin² x/2, और साइन एक्स को हाफ एंगल फॉर्मूले से लिख दूँ sin x/2 cos x/2, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे को a² प्लस b² प्लस 2ab वाला दिख रहा होगा, तो cos x प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट को मैं दोबारा करूँगा। जैसे कि मान लो ये मैंने दोबारा हटाया, cos² x/2 माइनस sin² x/2 ओवर, अब जैसे कि इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, cos² x/2 प्लस sin² x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 प्लस cos x² 2 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, करेक्ट है ना। अब क्या करो, अब जैसे कि मान लो इस ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कैंसिल जब हो जाएंगे तो अब क्या करना है हमें, अब जैसे कि मान लो अगर मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाऊँ, नेक्स्ट पेज पे जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये, इसको तुम वापस से कंटिन्यू कर लो, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब जैसे कि ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है और ये भी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो ये तुम्हारा होगा टू टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। अब इसमें से टू कॉस एक्स बाई टू कॉमन निकाल लो, वन अपॉन टू कॉस एक्स बाई टू, और ऊपर तुम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल दो वापस से, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ओवर साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब जैसे कि ये यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या बचा, वन अपॉन, सॉरी ये इंटीग्रेशन मैंने गलत लगा दिया है, ये बाहर मैंने उसको कॉमन लेने के चक्कर में इंटीग्रेशन के ही बाहर कर दिया, ठीक है। ये ऐसा होगा, अब जैसे कि वन ओवर टू टाइम्स कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ से तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से तुम हाफ तो बाहर निकाल लो, ये बचेगा वन माइनस टेन एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है। अब बस इसके अंदर कुछ नहीं, हाफ एक्स माइनस एल एन सेक एक्स बाई टू, ठीक है। अब ये एक्स बाई टू के अंदर लगाना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पे टू लगा दो, ठीक है, प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स बाई टू माइनस एल एन मॉड ऑफ सेक एक्स बाई टू मॉड ओवर प्लस सी, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट भी ठीक था। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 पार्ट वन, ठीक है, उसमें आपको दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस कॉसेक वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट, ठीक है। अब हमारे को क्वेश्चन एक्चुअली इसमें इनविटेशन दे रहा है कि y ओवर x को मैं कुछ मानूं, तो ऐसे कि y ओवर x को मैंने t माना, तो y इज इक्वल्स टू एक्स टी हो गया। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स करो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इसको, तो इसको जब हम करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब बस इसको तुम इसमें डाल दो, है ना। तो अब जब इसके करेंगे तो यहाँ पे आएगा t प्लस एक्स डी टी ओवर डी एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे y बाई एक्स को तुम t लिख दो, प्लस कॉसेक t इज इक्वल्स टू ज़ीरो, करेक्ट है, ठीक है। अब जैसे कि ये t से t कैंसिल हो रहा है, ठीक है, अब ये हो जाएगा तुम्हारा x डी टी ओवर डी एक्स इज प्लस कॉसेक टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, डी टी, इसको कॉसेक को तुम वहाँ लेके जाओगे तो माइनस कॉसेक, तो वन अपॉन साइन टी, वन अपॉन साइन टी को वहाँ पे लिखोगे तो ये जाएगा माइनस साइन टी और इस डी एक्स ओवर एक्स, ठीक है। अब इसको तुम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो,
तो साइन एक्स का साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी। तो माइनस कॉस टी, ठीक है, तो और माइनस बाहर है ही, तो ये तो हमारा कौन सिंपल क्या हो जाएगा, कॉस टी, और वन अपॉन क्या हो जाएगा, एल एन मॉड एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस टी की जगह तुम बस कुछ नहीं, कॉस टी की जगह तुम लिख दो कॉस ऑफ वाई ओवर एक्स एल एन मॉड एक्स प्लस सी, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया, करेक्ट है। ओके ओके, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, वी व्हाट वी विल डू, हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि इसी इसी का है, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं, इसको हम इस वाले पार्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। जैसे कि सपोज करो अगर मैं इस वाले पार्ट को इसमें अभी है काफ़ी, तो अगर जैसे कि मान लो, अगर जैसे कि सपोज करो इस वाले पार्ट पे अगर मैं इसको okay, so now we will move on to the second part of question number 28, where we have to find the particular solution for a differential first order linear differential equation. Okay, right. y prime x, y prime into x plus y plus 1 upon 1 plus x square is equal to 0, राइट। फर्स्ट हम पहले इसको हम जो उसका यूजुअल फॉर्म होता है उसमें लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अब इसमें हमारे पास जो पी एक्स है वो 1/x है, जो हमारा क्यू एक्स है वो हमारा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स है ना। अब हमारे को यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो जो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर है वो क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स हमारा 1/x है ना। और तो इसको आगे हो जाएगा, इसका जो 1/x का इंटीग्रेशन है वो एल एन एक्स हो जाएगा। तो जो हमारा, तो इस इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा x आ जाएगा, राइट। अब उसका जो सोल्यूशन होता है फर्स्ट वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है, y टाइम्स आई एक्स, राइट, y टाइम्स आई एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी, राइट। अब y इंटीग्रेशन फैक्टर अपना x है, और क्यू एक्स हमारा -1/x स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स है, आई एक्स हमारा एक्स है, डी एक्स प्लस सी, राइट। तो यहाँ से ये कैंसिल, अब ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का टेन इनवर्स एक्स, राइट, प्लस सी वाई इंटू एक्स। जो मेरा वाई है वो क्या हो जाएगा, -टेन इनवर्स एक्स ओवर एक्स प्लस सी ओवर एक्स, राइट। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन आ गया है ना। अब अगर तुम्हें चेक करना है तो अब जैसे कि हमको गिवन है कि जो y एट 1 है वो ज़ीरो है, तो जब तुम y एट 1 हमको यहाँ पे ज़ीरो रखोगे तो x को जब तुम ज़ीरो रखोगे, ठीक है, जब तुम यहाँ से देखोगे ये वाले पार्ट को, जब तुम x को 1 रखोगे तो टेन इनवर्स 1, ये 1 c ओवर 1 y ज़ीरो, ठीक है। तो जो मेरा c है वो क्या आ जाएगा, जो मेरा c है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 विच इज़ पाई/4 ओवर 1, तो c मेरा आ जाएगा पाई/4, राइट। तो यहाँ से हमने c का वैल्यू निकाल लिया, राइट। तो मतलब हमारा सोल्यूशन आ गया। अब तुमको अगर चेक करना है किसी की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर हमने निकाला वो सही है कि नहीं, तो तुम यहाँ इस वाले स्टेप को डिफरेंशिएट मार दो। यदि तुम्हें वापस से जो तुम्हारा ये चीज़ अगर मिल जाती है तो यानी कि हमारा सोल्यूशन सही था, राइट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ वी विल स्टार्ट विद
question number 29, which is basically on your LLP. We have to maximize 2x plus 3y, right? And we are given the constraints x plus y greater than equal to 1, 10x plus y greater than equal to 5, and x plus 10y greater than equal to 1, and x comma y greater than equal to 0, right? तो अब इस वाले पार्ट में firstly we will draw the graph. I'm drawing the first quadrant only क्योंकि हमें given है कि x और y पॉजिटिव है, ठीक है? तो this is your 1 comma 0 and this is your 0 comma 1, right? So this is your line. अब ये लाइन का हमने बना दिया, ठीक है? अब इस वाले पार्ट में इस वाली लाइन का तुम बनाओगे तो जब तुम y को 0 रखोगे तो x हाफ आएगा, है ना? तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है? और जब तुम x को 0 रखोगे तो y 5 आएगा, तो 0,5 और ये होगा तुम्हारा हाफ कॉमा 0, राइट? तो ये हो जाएगा और यहाँ पे तुम करोगे तो ये लाइन तुम्हारी आ जाएगी। अब आती है ये वाली लाइन, ये वाली बना ली, ये वाली बना ली। अब आता है ये वाली लाइन पे जब तुम x को जब तुम x को यहाँ पे 0 रखोगे तो y 1/10 आएगा, which is somewhere here 0,1/10, राइट? और जब तुम y को 0 रखोगे तो x will be 1, तो यानी कि ये दोनों पॉइंट आएंगे, है ना? अब तुमको रीजन मार्क करना है, तो अब जब तुम रीजन मार्क करोगे तो इसमें लिखा है फॉर मतलब इस वाली लाइन के ऊपर वाला पार्ट, है ना? इस वाली लाइन के भी ऊपर वाला पार्ट, इस वाली लाइन के भी इस ये वाला पार्ट, मतलब जब क्योंकि तुम इन सब में ओरिजिन नहीं आ रहा ना, तो यानी कि ये वाला रीजन होगा। तब इस ये वाली जो लाइन है तुम्हारी, विच इज, मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ कि कौन कौन सी लाइन क्या है। जैसे कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है? ये वाली लाइन जो है तुम्हारी 10x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और ये वाली जो लाइन है वो है तुम्हारी x प्लस 10y इक्वल टू 1, ठीक है? तो अब जब तुम्हें रीजन मार्क करना है ना? जब तुम्हें रीजन मार्क करना है तो जो तुम्हारा 10x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाला है वो उसके राइट हैंड साइड के ऊपर रीजन आएगा, क्योंकि हमें ग्रेटर वाला पार्ट बोला हुआ है, यानी कि ये वाला पार्ट है ना? ये वाला पार्ट है। इस ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है इसके भी राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आएगा, है ना? तो बेसिकली तुम्हारा जो रीजन आएंगे वो तुम्हारा ये वाला रीजन आएगा, ठीक है? तो अब ये वाला जो रीजन बन रहा है, जैसे कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है? एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास इस वाले पॉइंट में दो, ये एक ए, ये एक बी और एक ये सी है। तो ये जो रीजन है ये अनबाउंडेड है ना? तो जो रीजन है इसका जो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो है ए, बी और सी, ठीक है? एंड region is unbounded, hence Zmax can go to infinity, in this case we can only
find out the z length, right? Okay. Now we will go to the second part of the question. Okay, now let us start with section number D. Okay, so the question number 1 of section D, 32, right? Okay, so using integration we have to find the area of the enclosed curves, and there are a few lines which are given to us. Okay, so for better representation let us draw the graph, है ना? जैसे कि ये तुम्हारा x हो जाएगा, ये तुम्हारा y हो जाएगा, है ना? अब जो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हारे को, है ना? ये तुम्हारा ग्राफ होगा, ठीक है? ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब तुम्हें बोला है स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -3, ठीक है? ये तुम्हारा x इक्वल्स टू -3, ये है x इज इक्वल्स टू 2, और ये है तुम्हारा y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब इसने बोला है कि इन सब के बीच का जो एनक्लोज्ड एरिया है उसका तुमको एरिया बता दो मुझे, है ना? तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरा एनक्लोज्ड एरिया है ना? ये वाला एनक्लोज्ड एरिया है मेरा, है ना? तो अब बस मुझे अब यूजिंग इंटीग्रेशन मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? अब बीच जैसे कि मान लो बीच में कहीं पे जो फंक्शन है कहीं पे भी ग्राफ नहीं टूट रहा है तो हमें उसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं हो रही है ना? तो अब बस नॉर्मली हमारे को इंटीग्रेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो अब जैसे कि मान लो मैं एक्स के साथ करूँगा तो वाई 0 माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? और जो लिमिट है वो तुम लगा दो कहाँ से लेके, 2 से लेके -3 तक dx, ठीक है? तो बस अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन -3 टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है? अब ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, x³/3 -3 2, ठीक है? बस ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 का क्यूब/3 माइनस -3 का क्यूब/3, ठीक है? हो जाएगा 8/3 और माइनस माइनस प्लस 27/3 विच इज 35/3। दिस दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी ईजियर साइड पे था, ठीक है? क्वेश्चन ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, ठीक है? यू हैव टू स्केच अ रफ एंड फिगर एंड यूजिंग इंटीग्रेशन यू हैव टू, तो फिगर हमने बना दिया और हमने एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है? नाउ लेट अस मूव ऑन टू your question number 33, which is again a set a question on set, ठीक है? क्वेश्चन ऑन सेट, राइट? सो बेसिकली तुमको इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L. Define as R is equals to L1 comma L2 where L1 is parallel to L2, right? Show that L1 is show that R is an equivalence relation. Find a set of all lines related to the line y is equals to 2x plus 4, ठीक है? तो बेसिकली तुम्हें एक रिलेशन गिवन है, ठीक है? रिलेशन तुमको एक रिलेशन आर गिवन है विच स्टेट्स L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, है ना? ये तुम्हारे को गिवन है। अब तुम्हारे को इसको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है? ठीक है, तो अब जैसे कि मान लो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तुमको फर्स्टली प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि फॉर equivalence relation for equivalence relation R has to be
symmetric, reflexive and transitive, right? So first we have to prove that it is a reflexive reflexivity of सेट आर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये रहता है कि x कॉमा एक्स, जैसे कि मान लो अगर अगर मान लो तुम्हारे सेट में एल मतलब x है, तो तुम्हारा मतलब तुम्हारे सेट के अंदर x कॉमा एक्स होगा, है ना, मतलब x कॉमा एक्स होगा उस सेट के अंदर, यानी कि और इस वाले केस में होगा कि L1 और L1 मतलब L1 कॉमा L1 तुम्हारे सेट R को बिलोंग करेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि L1 शुड बी पैरेलल टू L2, मतलब L1 शुड बी पैरेलल टू L1, और मतलब तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, है ना। तो मतलब क्या हो गया, तुम्हारा जो सेट R है वो एक रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि उसके अंदर अगर एक लाइन है और जो दूसरा एलिमेंट भी है, मतलब जो तुम्हारा जो पेयर तुम ले रहे हो A कॉमा बी, अगर तुम A को L1 ले रहे हो और B को भी L1 ले रहे हो, तो वो आपस में पैरेलल होंगी होंगी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी वो, है ना। तो यानी कि L1 कॉमा L1 शुड बिलोंग्स टू रिलेशन R, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा सेट है वो एक रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी ऑफ R which means L1 कॉमा L1 should belong to R, है ना। Okay, so how we can write, we know we know L1 is parallel, rather coincident with itself, that is it should belong to set R given the condition on set R, means L1 is parallel to L1, right? So this is true, है ना, so this is true, right? तो अगर L1 राइट, L1 जो है वो हमेशा खुद के तो पैरेलल या फिर रादर कोइंसिडेंट रहेगा, तो दैट शुड बिलोंग टू सेट आर, ठीक है। तो हेंस L1 कॉमा L1, तो यहाँ पे बस एक लास्ट लाइन, हेंस L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू आर, राइट, है ना। तो हमने रिफ्लेक्सिविटी प्रूव कर दी। नाउ वी हैव टू प्रूव द ट्रांजिटिविटी, सॉरी नॉट, वी विल गो विथ सिमेट्रिसिटी, यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ओके। तो हाउ विल प्रूव दैट, कि लेट अस से L1 comma L2 belongs to set R, that is L1 is parallel to L2, है ना, L1 is parallel to L2। अब how we can write this, suppose let us say equation L, equation for line, we will assume y is equals to mx plus c1 L2
y is equals to mx plus c2, right? Ab now we have, suppose suppose the first element, suppose first element of in set R, this time is L2, right? Now we know the relation, we know equation of L2, equation of L2 is y is equals to mx plus c2, right? And equation of L1 is y is equals to mx plus c1, right? Hence L2 comma L1 also belongs to set R, since L2 is also parallel to L1. Hence set R is symmetric, राइट? तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बस ये किया कि जैसे कि मान लो अगर हमारा सिमेट्रिक सेट कब होता है, जब हमारा सिमेट्रिक सेट होता है जब हमारा सपोज करो अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट R, तो y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट R। तो अब जैसे कि मान लो मैंने माना कि L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है, L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L2, ठीक है। तो अगर जैसे कि मान लो अब मैंने इसमें अज्यूम किया सपोज द फर्स्ट एलिमेंट इन सेट R दिस टाइम इज L2, and we know the equation of L2 and we know the equation of L1, right? अगर मेरा first element B and we know the equation of L1 and L2 and L1, right? यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं L2 and L1, ठीक है। तो अब L2 एंड L1 की इक्वेशन मैंने, अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c2 है और सेकंड एलिमेंट मेरा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c1 है, so hence L1 comma L2 also belongs to set R, that means L2 is also parallel to L1, hence set R is symmetric, right? ऐसे कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव द ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी ऑफ ट्रांजिटिविटी ऑफ सेट आर, ठीक है। तो व्हाट विल से, सपोज L1 comma L2 belongs to set R, L2 comma L2 comma L3 belongs to set R, ठीक है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, तो व्हाट विल से equation of L1, we will say y is equals to mx plus c1, L2 y is equals to mx plus c2,
राइट, फ्रॉम वन, है ना, वी विल राइट दिस फ्रॉम वन बाय वन, ठीक है ना। अब सपोज करो इक्वेशन ऑफ L2 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू m प्राइम x प्लस y is equals to m prime c2 prime, y is equals to m prime x, equation of L3 I'm writing, plus c3, ठीक है। दिस इज बाय टू, है ना, ये टू है। अब मेरा अब नाउ कंपेयरिंग कंपेयरिंग L2 from from suppose I will mark this as 3 and I will mark this as 4, from 3 and 4 we get L2 y is equals to mx plus c2, y is equals to m prime x plus c2 prime. Therefore m is equals to m prime and c2 is equals to c2 prime, करेक्ट है, ये सही है यहाँ तक, ठीक है, c2 प्राइम है ना। Therefore equation of line L2 will remain as y is equals to mx plus c2, राइट। इसको मैं कर देता हूँ 5 मार्क। Therefore by 5, 1 and 2 we can say we can say slope of L1, L2 and L3 are same, hence L1 comma L3 are parallel, therefore L1 comma L3 belongs to set R, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ गया कि वी कैन से स्लोप ऑफ L1 कॉमा L2 एंड L3 आर सेम, ठीक है, हेंस L1 कॉमा L3 आर पैरेलल एंड L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू सेट आर, हेंस प्रूव्ड कि जो हमारा सेट है वो सेट आर है वो ट्रांजिटिव है ना, ठीक है। यहाँ से ही हो गया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर और एक और चीज़ पूछी थी, ठीक है। अब ऐसे कि मान लो इस वाले पार्ट को मैं नीचे ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसने एक और क्वेश्चन पूछा था हमारे से, क्या पूछा था, सपोज क्वेश्चन नंबर 33 में उसने मुझसे पूछा था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू आर 2x प्लस 4, ठीक है। तो अगर जैसे कि मान लो अगर मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है कि सेट सपोज L1, मतलब उसने बोला है कि लाइन गिवन है मुझे, क्या y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, है ना। अ, तो मैं लिखूंगा फैमिली ऑफ लाइंस विच आर
parallel to L is given by L prime y is equals to 2x plus c, राइट। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये उसका हो गया। अब आते हैं उसके और वाले पार्ट पे, उसके और वाले पार्ट पे आते हैं। और वाला पार्ट क्या है, चेक वेदर द रिलेशन एस इज इन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर डिफाइंड बाय एस ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हमें चेक करना है ना। तो अब जैसे कि मान लो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है, हमारे को सेट गिवन है, सेट गिवन है सच दैट ए कॉमा बी बी सॉरी ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मीन्स ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू एस, है ना। तो विच मीन्स देयर फोर ए शुड बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, है ना। अब वी नो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए, राइट। दिस इज ट्रू फॉर, मतलब इसमें रहेगा किसी की दिस इज ओनली ट्रू फॉर, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो दिस विल बी ओनली कुछ रेंज के अंदर ही ट्रू आएगा। हेंस ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू सेट एस, राइट। क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है कि इट शुड बी इट्स फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बी लिखा हुआ है डेट रियल नंबर आर पे है। तो अगर तुम्हारा जो सारे सारे ए के लिए ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए, लेकिन ये सारे ये जो चीज़ है ये सारे ए के लिए ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा सेट है वो रिफ्लेक्सिव या फिर ट्रांजिटिव, सॉरी, जो तुम्हारा सेट है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। अब जैसे कि मान लो मेरे को प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक, तो यानी कि इफ सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो लेट अस सपोज, सपोज a comma b belongs to s, therefore a is less than equal to b cube, है ना। अब फॉर b comma a belongs to s, है ना, b should be less than equal to a cube, है ना। so therefore इसको मैं 1 मार्क कर दूं, इसको मैं 2 मार्क कर दूं, फॉर 1 and 2 to hold true simultaneously, to hold simultaneously, a should be equals to b, which
again not true for all values of a and b, है ना? Hence not symmetric, hence not symmetric. ठीक है, sorry for my poor handwriting, but hence not symmetric. ठीक है, तो ये सही हो गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या? अब हमें चेक करना है सी। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या? सी। सी वाला चेक करना है। तो ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, है ना? ट्रांजिटिव चेक करना है हमें। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है? ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि सपोज a comma b belongs to s and b comma c belongs to s, है ना? ये वन, ये टू। तो बाय वन वी से a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, बाय टू वी से b इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, है ना? ठीक है, अब बाय वन एंड टू we can write a is less than equal to b cube which is further less than equal to c की पावर 9, है ना? करेक्ट है, ये हम कह सकते हैं, है ना? ये हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो अब क्या है कि therefore therefore a comma c does not belongs, a comma c does not belong to s. Why? Because a is less than c की पावर 9। तो we are not sure whether a will be less than c की power 3, it could be greater than, so that's why for because that's why a comma c does not belong, ये does not belong का साइन है ना? ये does not belong, ये मैं काट देता हूँ, अरे यार ये मैं काट देता हूँ, does not belong to set s, hence s is not transitive, राइट? तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलो ये वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया। ठीक है, नाउ राइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्या कहते हैं। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 0,2,3 इन द लाइन दिस। ठीक है, तो तुम्हें क्या बोलते हैं, जो 0,2,3 की इमेज फाइंड करनी है लाइन के अंदर। तो लाइन की इक्वेशन जो है वो है ये x+3/5। ठीक है, x+3/5 और इज इक्वल्स टू y-1/2 इज इक्वल्स टू z+4/3, है ना? तो अब जैसे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -3 + 5 लैम्डा, 1
प्लस 2 इंटू, एक सेकेंड, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा और -4 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, ये एक जनरल पॉइंट होगा लाइन के ऊपर, करेक्ट है ना, ये एक जनरल पॉइंट होगा लाइन के ऊपर, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, अब देखो मिरर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बेसिकली, मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो मिरर जैसे कि मान लो एक लाइन है ना, यहाँ पे। अब तुम पहले यहाँ से तुम परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, जो मिरर वाले पॉइंट्स होंगे, जैसे कि मान लो ये ए है और ये बी है, ये आपस में एक दूसरे के मिरर हैं, है ना। तो अब क्या होता है, जैसे कि मान लो तुमने इस वाले पॉइंट से डाला, 0,2,3 से डाला, है ना। अब तुमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर होगी लाइन। तो तुम पहले क्या करो, ये वाला पॉइंट फाइंड करो, वी हैव टू फाइंड दिस, ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो हम मिड जो हमारा मिड मिड जो हम उसे डिवाइड, जब लाइन डिवाइड करते हैं और तो उसका एवरेज, मतलब जब हम वो करते हैं मिड 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 पॉइंट वाला जो अपनी इक्वेशंस होती हैं, मतलब फॉर्मूला जो होता है, उससे हम बी का फिर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सी पता है, ए पता है, और हमें ये पता है कि ए प्लस बी बाई टू इज सी, है ना। तो उससे हमारा बी पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि हमें ए पता है और सी पता है। तो अब पॉइंट आता है कि हम सी कैसे फाइंड करें। ठीक है, सी फाइंड करना है हमें, अब सी वाला पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे करा जाएगा, तो चलिए उसका उसके लिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया, अज्यूम कर लिया किसी कि भाई ये जो पॉइंट है ये मेरा लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, सच दैट ए, और मतलब ये जो पॉइंट है ए और सी, ये तुम्हारा इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी की जो मेरा इसका जो लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है, जैसे कि मान लो लाइन एल, है ना, जैसे कि ये जैसे कि मान लो यहाँ पे एन वेक्टर जो मेरे लाइन का होगा वो हो जाएगा 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, ये तुम्हारा लाइन का इक्वेशन है ना, मतलब जो लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है ना। अब तुम ए माइनस सी करो, ठीक है, तो यानी क्या करो तुम, 0 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप और माइनस जो ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लो लाइन एल पे, तो -3 प्लस 5 लैम्डा i कैप प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा j कैप। ठीक है, और प्लस -4 प्लस 3 लैम्डा k कैप। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, किसी की ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर लाइन एल के, तो इन दोनों का जो डॉट होगा वो जीरो होगा, है ना। तो ए माइनस सी डॉट एन वेक्टर ये जीरो होगा। तो अब तुम इनका डॉट ले लो, तो कैसे लोगे, अब जैसे कि मान लो तुम पहले ए और सी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ए माइनस सी वाले को, ठीक है, ताकि ईजी रहे करना। अब जैसे कि मान लो मैं देखूँ यहाँ पे आई कैप वाले के अंदर क्या क्या आ रहा है, ठीक है, तो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस -3 प्लस 5 लैम्डा, ठीक है, प्लस j कैप, 2 - 1 प्लस 2 लैम्डा और प्लस k कैप। ठीक है, ये क्या रहेगा, +2 k कैप, ये रहेगा 3, और -4 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे देखो i कैप, ये कितना आ गया, 3 - 5 लैम्डा प्लस j कैप यहाँ 2 - 1 1 - 2 लैम्डा प्लस k कैप करोगे तो 7 - 3 लैम्डा। ठीक है, तो ये तुम्हारा a माइनस सी वेक्टर आ गया, है ना। और हमें पता है कि a माइनस सी वेक्टर डॉट विद एन कैप, एन वेक्टर इज जीरो, है ना।
तो अब तुम करो, अब तुम लिखो यहाँ पे एन वेक्टर। एन वेक्टर हमें पता था क्या है, 5 + 2, 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, है ना। तो ये तुम यहाँ पे लिख दो 3 - 5 λ i कैप प्लस 1 - 2 λ j कैप प्लस 7 - 3 λ k कैप का डॉट विथ 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, ठीक है। अब तुमको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब तुम इसका डॉट लो, इसका डॉट लोगे तो क्या आएगा, 3 - 5 λ, ठीक है, टाइम्स 5 प्लस 1 - 2 λ टाइम्स 2 प्लस 7 - 3 λ टाइम्स 3 शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 - 25 λ प्लस 2 - 4 λ प्लस 21 - 9 λ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 15 + 2 17, 17 एंड 21 विल बी व्हाट, 17 + 21। अब -25 -4 एंड -9, यानी कि -25 λ और -13 λ। ठीक है, इसको उल्टा कर लो, -13 λ इज इक्वल 0। तो कितना हो जाएगा, 38 - 38 λ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा हमारे यहाँ से आ गया 1। ठीक है, तो जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे, सी सी जो हमने पोजीशन वेक्टर, सी हमने जो वेक्टर माना था, ठीक है, जो सी पॉइंट माना था, जो सी पॉइंट माना था वो क्या हो जाएगा, जब मैं लैम्डा को यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, कहाँ गया सी, इसको यहाँ पे 1 पुट करोगे तो लैम्डा को 1 करोगे तो ये कितना आएगा, 5 × 1 -3 2, और यहाँ पे करोगे तो 3, और यहाँ पे करोगे तो -1, तो 2 3 और -1, है ना। तो ये हो जाएगा 2 3 और -1। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे पास पॉइंट आ गए। अब जैसे कि मान लो मैंने बताया था, जैसे कि लाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ना। ये पता है तुम्हें 0, 2, 3, ये पता है 2, 3, -1, और तुम्हारे को बी निकालना है एक्स वाई और जेड। ठीक है, और ये जो है ये सारे मिड, ये इसका मिड पॉइंट है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी वेक्टर, है ना। तो देयरफॉर 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0/2, है ना। फ्रॉम हियर वी विल गेट, from here we will get x as 4 and, ठीक है, 3 is equals to y plus 2/2, तो from here we will get y as 4, है ना, 6 - 2 and 3, sorry, -1 is equals to z plus 3/2, तो we will get z as -5। ठीक है, तो जो b है वो हमारा आ जाएगा 4, 4, -5, राइट। सो दैट्स गिव योर आंसर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे करना है। अब आ जाते हैं इसके और वाले पार्ट पे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। ठीक है, L1 और L2 के बीच का हमारे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी अब ज़्यादा कुछ है नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम वो लगा देंगे, लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो और वाला पार्ट जो है उसमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें, जैसे कि लाइन की इक्वेशन जो दे रखी है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना। एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ।
और मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना, इजी रहेगा मेरे लिए। ठीक है, अब जैसे कि ये जो था इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको उठा के यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं, इसमें जो लाइन L1 है उसकी इक्वेशन दे रखी है मुझे कितनी, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप। जो मेरे को L2 दे रखा है वो दे रखा है इसने 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 18k कैप। ठीक है, ये मुझे दे रखा है। अब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक सेकेंड, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला फॉर्मूला होता है, राइट। ओके, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, जैसे कि a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर क्रॉस विथ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, अब वेयर, ठीक है, वेयर वेयर b1 वेक्टर जो होगा वो लाइन का डायरेक्शन होगा, विच इज 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप। जो b2 वेक्टर होगा वो लाइन 2 का डायरेक्शन होगा, विच इज 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 18k कैप। ठीक है, ये रहेगा। a1 वेक्टर जो होगा which will be a point on line L1 which is given as I cap plus 2j cap minus 4k cap, and a2 वेक्टर जो होगा वो होगा 3i cap, है ना, 3i cap प्लस 3j cap प्लस 3j cap माइनस 5k cap। ठीक है, तो अब ये कर लेते हैं, a1 माइनस a2 वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा, माइनस 2i cap माइनस जे कैप, है ना, एंड प्लस के कैप, राइट, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है, ठीक है, अब हमें फाइंड करना है b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, विच वी विल डू लाइक दिस, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप के कैप जे कैप। ठीक है, अब यहाँ से देख लेंगे उसको, ये हो जाएगा 4 6 एंड 12, है ना, और b2 हो जाएगा 6 9 एंड 18, राइट। सो अब इसको फाइंड कर लो, आई कैप, तो 18 × 6 माइनस 12 × 9 माइनस जे कैप करोगे तो 18 × 4 माइनस 12 × 6 प्लस के कैप, ये कितना हो जाएगा, 9 × 4 माइनस 6 × 6 विच इज 36। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हारे को करना पड़ेगा, तो 18 × 6, चलो इस वाले पार्ट में फिर ये रहेगा तुम्हारे पास क्या, आई, ये तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा। तो बेसिकली देयरफॉर L1 इज पैरेलल टू L2, करेक्ट है, L1 L2 के पैरेलल हो गया। तो जो तुम्हारा फॉर्मूला होगा, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अब तुम लिखोगे कैसे, a2 माइनस a1 माइनस a2 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ओवर मॉडुलस ऑफ b वेक्टर।
करेक्ट है। ठीक है, अब जैसे कि ए वन माइनस ए टू तो हमने निकाला हुआ था ऊपर से, ठीक है, तो माइनस टू माइनस जे और प्लस के कैप, तो माइनस टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना, क्रॉस विथ बी वेक्टर, आप कोई सा भी ले लो, 4 6 12 ले लेते हैं, है ना, तो 4 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 12 k कैप, है ना, डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ 4 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 12 k कैप का मॉडुलस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ले लो तुम, ये कर लेते हैं i कैप j कैप k कैप, तो देगा -2 -1 +1 4 6 एंड 12, राइट। और फिर यहाँ पे तुम्हारे को ये लेना है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे ये तुम ऐसे लिखो आई कैप निकालोगे तो कितना हो जाएगा -18 आई गेस, है ना, ठीक है, राइट, एंड माइनस जे कैप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, राइट, -2 -24 एंड माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -28, ठीक है, प्लस के कैप करोगे, अब प्लस के कैप करोगे तो क्या जाएगा -8, है ना। अब अंडर रूट में ये कितना आ रहा है 16 + 36 कितना 52 और 144 कितना आएगा 196, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास ऊपर तुम्हारा कुछ नहीं करना, यहाँ पे करना 18 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और 14, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे को यहाँ पे करना है, ये हो जाएगा तुम्हारा 324 प्लस 784 प्लस 64 डिवाइड बाय 14। अब यहाँ पे कर लो तुम, हो जाएगा 1172 डिवाइड बाय 14। अब इसको तुम लोगो 2√293/14 विच विल गिव यू 293/7, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, वी हैव अ मैट्रिक्स एंड वी नीड टू फाइंड इट्स 1 2 0, वी नीड टू फाइंड इट्स ए इनवर्स। तो हम पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए कर लेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मैं थर्ड रो के अबाउट खोलूँ तो 1 × -6, ठीक है, और -2 × -3 एंड +6, ठीक है, तो हो जाएगा -6 -2 × +3 विच विल गिव यू -12, करेक्ट है। और तुम्हारे को ए डी जे ए फाइंड करना है, ए डी जे ए है ना। अब ए डी जे ए निकालना है तो तुम फर्स्ट फर्स्ट का वो निकालो, तो कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा -6, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव देखोगे तो ये, और यहाँ पे तुम लिख दो कितना +3 प्लस, और यहाँ पे तुम देखोगे तो कितना आ जाएगा 2 × 4 यहाँ पे, और फिर बाकी का 0, और यहाँ पे ट्रांसपोज। अब इस वाले एलिमेंट का देखोगे तो इस वाले एलिमेंट को तो ये और नेगेटिव, ये और ये कितना हो जाएगा 2 × 0 0, और -3 -6 माइनस माइनस पॉजिटिव, तो हो जाएगा +6, और हो जाएगा पॉजिटिव में निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ से निकालोगे तो 0, है ना, ये 0, और -3 +3 ठीक है, और ये तुम वापस से नेगेटिव लगाओगे, नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 2, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखोगे तो ये हो जाएगा -6 -6, और यहाँ पे जब तुम लिखोगे नेगेटिव साइन के साथ तो हो जाएगा -3 +3 +6, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा +3, तो -3 टोटल इन टोटल, और ये यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे जब तुम लिखोगे तो ये 0, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा -4, ठीक है। अब यहाँ पे तो जाएगा -6 एंड -6, करेक्ट है, -6 एंड -6, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे करोगे, इसका करोगे तो ये, और ये सॉरी ये +6 होगा, है ना, तो यहाँ पे +6 कर लेते हैं, -6 ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, अभी हो जाएगा -3 एंड -3 4 0 एंड -4, ठीक है। तो जो तुम्हारा ए इनवर्स होगा वो हो जाएगा 6
-6 -6 -3 3 -3 4 0 -4 और यहाँ पे तुम लिख दो -12। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए इनवर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, अब उसमें उसकी जो उसने लाइन इक्वेशन दे रखी थी वो तुम ऐसे 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 लिखोगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, वन मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा 1 2 एंड व्हाट इट विल बी 1 2 -3 2 0 -3 1 2 -3 -3 2 0 2 0 3 है ना, 2 0 -3 2 0 -3 1 2 0 राइट। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो x y एंड z राइट, इज विच इज फर्दर इक्वल्स टू 1 2 3 राइट, ये हो जाएगा। अब तुमको जो इसको लिख दो a, इसको लिख दो x और इसको लिख दो f, तो जो तुम्हारा x होगा वो तुम्हारा a इनवर्स टाइम्स f हो जाएगा। a इनवर्स हमने ऊपर निकाल ही लिया है, तो a इनवर्स की जगह तुम a इनवर्स लिख दो 6 -6 -6 -3 -3 3 -3 right, 4 0 -4 over -12 1 2 and 3 करेक्ट है। अब यहाँ से मेरे को x निकालना है तो निकाल लेते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा 6 इंटू 1 -6 इंटू 2 एंड -6 इंटू 3 राइट, हो जाएगा -3 इंटू 1 3 इंटू 2 एंड -3 इंटू 3 करेक्ट राइट, हो जाएगा 4 इंटू 1 ये 0 है ना, और -4 इंटू 3 ओवर -12। ठीक है, तो अब ऊपर आ जाएगा तुम्हारा -18 -30 -24 और ये हो जाएगा -3 -12 -12 प्लस 6 -6 और 4 और ये हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, बाय -12, तो विच विल फर्दर गिव यू 2 हाफ एंड ये कितना हो रहा है माइनस ये 8 होगा है ना, 8, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब तुम्हें चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो, जैसे कि हमें बताया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो x मेरा 2 है, y मेरा 1/2 है, तो ये 3 हो रहा है, 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये सही आ रहा है, तो ये वाला हमारा जो चीज़ है ये हमारी सही आई है। तो मेरा जो एक्स वाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड है वो मेरा 2 हाफ 2/3 है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा सवाल सेक्शन डी हमारा खत्म हुआ। ओके, थैंक यू। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन सी। we will go with question number 36, right? Question number 36. It says a departmental store sends bill to charge its customer once a month. Past experience shows that 70% of its customer pay their first month bill in time. The store also found that the customer who pays the bill in time has a probability of 0.8 of paying in the next paying in time next month, and the customer who doesn't pay in time has a probability of 0.4 of paying in time the next month. Based on the above information, we have to answer the following questions. So let E1 and E2 be E2 respectively denote the event of customer paying or not paying the first month bill in time. So probability of E1, ठीक है, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है वो उसने बोला है कि जो सपोज जो फर्स्ट मंथ का बिल है जो टाइम पे देते हैं उसने कहा है कि 70% माना गया है, तो 70% माना गया है, तो जो हमारा P1 होगा वो 70/100 हो जाएगा विच विल गिव यू 0.7 राइट। जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ PE2 है तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.7 राइट, तो हो जाएगा 0.3। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा है ना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बोला लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ्स बिल इन टाइम, फाइंड पी ए स्लैश इवन एंड पी ए स्लैश ई टू। तो अब हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
ये कितनी होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जैसे कि सपोज करो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर एक जने ने मतलब जिन भी लोगों ने फर्स्ट मंथ का बिल अगर टाइम पे दिया है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कि वो सेकंड मंथ में सही टाइम पे बिल देंगे वो 0.8 है ना। तो जो अगर P स्लैश इवन हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग सेकंड मंथ्स बिल ऑन टाइम गिवन even has happened, that is the first month bill has been submitted on time is 0.8, correct. Similarly P A slash E2, करेक्ट। तो यानी कि अगर मान लो हमने टाइम पे नहीं दिया फर्स्ट मंथ का बिल, तो हमारी प्रोबेबिलिटी पॉइंट फोर हो जा रही है ना। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सच दैट your first month bill has not been submitted on time and you are submitting the second month bill on time is 0.4, राइट। तो ये वाला हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पे, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ बिल ऑन टाइम, ठीक है। तो अब सेकंड मंथ का टाइम पे क्या होगा कि जैसे कि मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जैसे कि मान लो मैंने फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे दिया, और तो मैं मेरी प्रोबेबिलिटी की थी कि मैं सेकंड मंथ का बिल भी टाइम पे दूंगा, वो 0.8 है। तो सच तो ये हो जाएगा 0.8, ठीक है, प्लस और यहाँ पे क्या लिखोगे कि अगर मैंने फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे नहीं दिया, तो मेरी जो सेकंड मंथ की प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 हो जा रही है। तो ये कितनी होगी 0.56 प्लस 0.12 विच विल गिव यू 8 एंड 6 इज इक्वल्स टू 0.68, करेक्ट है। अब इसमें दूसरा बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग फर्स्ट मंथ बिल ऑन टाइम, वी हैव टू फाइंड दिस फर्स्ट मंथ बिल ऑन टाइम, राइट, such that we have to find this first month bill in time if it is found that the customer has paid second month bill in time, ठीक है। तो ये लिखेंगे। तो अब क्या करना है, जैसे कि मान लो अब तुम क्या करोगे, जो मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी है कि मैं सेकंड मंथ का बिल टाइम पे दे रहा हूँ, और इसको तुम ऐसे लिखोगे, ठीक है। इसको तुम ऐसे लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी सच दैट दिस, राइट। ये ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये तुम्हारा जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी उसका होता है। तो अब जैसे कि 0.7 इंटू 0.8 ओवर प्रोबेबिलिटी, हमें यह पता होगा, तो हो जाएगा 0.56 ओवर 0.68, यानी कि 56 ओवर 68, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, राइट। अब जैसे कि सपोज करो ये वाला पार्ट, राइट, ये वाला क्वेश्चन करना है ना, ये वाला क्वेश्चन करना है, करेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर जैसे कि सपोज करो हम चलते हैं इस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो इसके अंदर 37, राइट, का फर्स्ट, है ना। इसने बोला हुआ है कि गिरीश लेफ्ट फ्रॉम हिज विलेज ऑन वीकेंड, फर्स्ट ही ट्रेवल्ड अप टू टेंपल, आफ्टर दिस ही लेफ्ट फॉर जू, आफ्टर दिस ही लेफ्ट फॉर शॉपिंग इन अ मॉल, द पोजीशन ऑफ द, हमें पोजीशन गिवन है, ठीक है। तो हमको बेसिकली पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा बी का पोजीशन वेक्टर, अगर मैं इसको ग्राफ पे जूम करूं, ठीक है, तो तुम अगर यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि जो बी है, ठीक है, वो ये हो रहा होगा, है ना, यहाँ पे है और ये है। तो अगर मैं इसको जो पोजीशन वेक्टर है बी का वो मैं लिखने जाऊं, तो जो मैं पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर लिखने जाऊं, ठीक है, ओ बी वेक्टर लिखने के लिए जाऊं, तो वो क्या होगा, एक्स एक्स जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो 5 है, तो 5 i कैप प्लस 3 j कैप, ठीक है। सेकंड डी का सिमिलरली, अब जब तुम यहाँ पे जूम इन करो, यहाँ पे तुम जूम इन करो, जैसे कि ये तुम्हें मिल रहा है, वो एक ये है, ठीक है, एक ये हो रहा है, जैसे कि ये, ठीक है, ये और एक ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर अब मैं वो लिखूं, ओडी वेक्टर लिखूं, तो ओडी वेक्टर लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9 i कैप प्लस 8 j कैप,
करेक्ट है, तो ये मेरी पोजीशन वेक्टर हो गई। अब थर्ड, राइट। Okay, so now in the third question we need to find the vector BC, right? So vector BC will be, if you see here and try to find the coordinates of C, right? So C, we have, what will be the coordinates of C? Like if you zoom in a little and see, it will be, so your BC vectors, sorry, um, BC vector will be OC वेक्टर माइनस OB का वेक्टर, करेक्ट। तो जो OC वेक्टर है वो हमारा है 6i कैप प्लस 5j कैप। OB वेक्टर हमने ऊपर फाइंड किया था 5i कैप प्लस 3j कैप, राइट। सो इट विल बी i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। और नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड द AD वेक्टर का लेंथ, राइट। तो AD वेक्टर विल बी OD वेक्टर माइनस OA वेक्टर, करेक्ट। तो OD वेक्टर will be here, right? OD वेक्टर we have already find out. OA वेक्टर we need to find out, ठीक है। OA वेक्टर will be 2i कैप and 2j कैप, करेक्ट है। तो OD वेक्टर is 9i कैप प्लस 8j कैप प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप, राइट। तो this will be 7i कैप, right, and 6j cap. Okay, so now the modulus of AD vector will be under root of 49 plus 36, right. So it will be 1585 under root of 85, correct hai? So this solves your 837th question, yeah? Okay, so now we are moving on to the last question of your set, right? Right, okay, cool. Now what does the question says, right? What does the question says? We have, in order to set up a rainwater harvesting system, a tank to collect rainwater is to be dug. The tank should have a square base and a capacity of 250 meter cube. The cost of land is 5000 per square meter, and cost of digging increases with height, and for the whole tank it is 40,000 h square, where h is the depth of the tank in meters, x is the side of the square base of the tank in meters। ओके, सो व्हाट द टोटल, जो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट होगी, जो टोटल कॉस्ट होगी, राइट, वो होगी टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग, है ना, डिगिंग, राइट। जो टोटल कॉस्ट है लैंड की, टोटल कॉस्ट है लैंड की, है ना, वो है हमारे पास कितनी, 5000 इंटू योर एरिया विच इज़ एक्स स्क्वायर, है ना। अब जो टोटल कॉस्ट है डिगिंग की, वो कितनी है, वो है 40,000 एच स्क्वायर, ओके। सो अब हमें एच स्क्वायर को एक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो हमें गिवन है कि जो वॉल्यूम है 250 मीटर क्यूब, विच विल बी इक्वल्स टू, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एच स्क्वायर over h, right? So h will be what, 250 x square, right? This will be your h, है ना। तो अब जो मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग हो जाएगा तुम्हारा 40,000, राइट। h की जगह तुम लिख दो 250 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच विल बी 40,000 इंटू 250 का होल स्क्वायर ओवर
एक्स की पावर 4, ठीक है। तो जो मेरी टोटल कॉस्ट होगी विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, वी कैन राइट इट एज 50,000, सॉरी 50,000, एक सेकेंड, 5,000 है ना, विल बी 5,000 एक्स स्क्वायर प्लस 40,000 इंटू 250 का स्क्वायर over x की power 4, right? So this is also question number second. Now we have to find the dc by dx, right? So ये हो जाएगा 5,000 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस -4 ओवर एक्स की पावर 5, है ना, इंटू 40,000 इंटू 250 का स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी योर डी सी बाई डी एक्स, राइट। अब इसको प्रॉपर प्रूवली, जब तक तुम्हारे ऊपर नेसेसिटी नहीं है, तुम तो ऊपर का तुम क्यों उसको प्रॉपरली जो है तुम उसको सॉल्व करते हो, तुमको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तुमने डाल दिया। अब जब तक तुमको नेसेसिटी नहीं पड़े तब तक तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना वहाँ पे। अब जैसे कि मान लो अगर इसने, अब जैसे कि थर्ड में है, अब थर्ड में इसने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच सी कॉस्ट इज मिनिमम। अब तुम्हें चाहिए वो, है ना, अब तुम्हें चाहिए। अब डी सी बाई डी एक्स तुम्हारे को देखना है कि कहाँ पे क्या रहेगा। अब तुम जैसे कि मान लो तुम्हारे पास सी प्राइम एक्स है ना, अब इसमें को तुम ऐसे लिख दो एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू विल बी 10,000, 10,000 एक्स की पावर 6 माइनस 4 इंटू 40,000 इंटू 250 का होल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अब क्या है, अब तुम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो इस वाले स्टेप में। तुम जैसे कि मान लो तुम 10,000 बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 625 इंटू 0 0, राइट, ये हो जाएगा, है ना। अब तुमको ये सी प्राइम एक्स है, ठीक है। अब तुम्हारे को सी मिनिमम पूछा है, सी मिनिमम पूछा है ना, सी मिनिमम एक्स पूछा है। तो इसको जब तुम ज़ीरो कर दोगे तो तुम्हारे को एक्स का वैल्यू आ जाएगा। सी मिनिमम पूछा है तो तुम्हारे को सी प्राइम एक्स, सी प्राइम एक्स को तुम ज़ीरो कर दो, है ना। तो तुम्हारा जो एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको ज़ीरो करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स को तुम कर दो 4 इंटू सिक्स टू फाइव इंटू 100 की पावर 1/6, राइट। तो अब x यहाँ से निकाल लोगे तुम, तो 16, राइट, 16 इंटू 625, वेट, इसको लिख दो 16 इंटू 625, राइट, 16 इंटू 625। तो इसको तुम कैलकुलेट कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा। तो जब हम करेंगे तो 16 इंटू 625, है ना, दैट विल बी 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू 100 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/6। तो यहाँ से जो x है वो आ जाएगा 10 मीटर्स, राइट, राइट, ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये सही है। अब चेक वेदर द कॉस्ट फंक्शन एक्सप्रेस इन x इज इंक्रीजिंग और नॉट, ठीक है, वेयर x is greater than 0, right, whether we have to check whether the cost of function expressed in terms is increasing or not, whether we have to find it, this is a function which is increasing in, which is an increasing function or not, ठीक है। तो अब जैसे कि ये वाला तुम और वाले फंक्शन में देखो सी प्राइम एक्स, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे x की पावर 6 माइनस 10 की पावर 6 ओवर x की पावर 5, राइट। अब इसके अंदर जैसे कि मान लो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तुम वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली निकाल दो, तुम्हारे पास जाएगा एक्स क्यूब प्लस 10 क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 10 क्यूब ओवर एक्स की पावर 5, राइट। अब यहाँ पे 10, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 10 क्यूब एक्स माइनस 10, ठीक है। अब इसमें तुम वो लगा दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस प्लस 10x, है ना, और x की पावर 5। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास फंक्शन आ गया। तो अब ये वाला तुम इसका जब प्लॉट करोगे, ठीक है, तो इसके कोई ये वाला जो तुम अगर ये वाला फंक्शन देखो, जैसे कि मैं अगर इसको अलग अलग उसमें करूं, जैसे कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा। राइट, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ये भी कभी, ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पे एक्स, एक्स का वैल्यू ये तभी ज़ीरो होगा जब एक्स का वैल्यू -10 हो, लेकिन हमें एक्स पॉजिटिव दे रखा है ना, वी आर गिवन, वी आर गिवन एक्स इज पॉजिटिव। राइट, तो ये भी कभी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो अगर मैं पॉजिटिव के लिए देखूँ तो हमेशा बस ये, जब x यहाँ पे रहे, x 10 से छोटा को तो ये नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, तो इट विल डिक्रीज। राइट, इट विल डिक्रीज इन 0 to 10 एंड इट विल इंक्रीज इन 10 to infinity। ठीक है, तो जो मिनिमम विल अकर एट 10, है ना, जो कि हमने फाइंड किया था, है ना, तो जो मेरा सी एक्स है इज इंक्रीजिंग इन 0 to 10 and decreases in 10 to infinity। राइट, तो अब हमें इसका आंसर मिल गया, इसी इट इज इंक्रीजिंग और नॉट, इट इज डिक्रीजिंग और नॉट, दैट इट इज नीदर इंक्रीजिंग नीदर डिक्रीजिंग। फॉर एक्स ग्रेटर देन 10 it will increase, for x less than for x less than 10 and greater than 0 it will increase. Right, so this solves your question, this solves your question. Right, so now we are completed with section E2. Right, if you guys have any problem, any query, please do let me know, and always here to solve it. Okay, okay, thank you guys, best of luck, thank you. Right.